नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 13वें चैप्टर अणुगति सिद्धांत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हम कक्षा 11, 12 भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक्स के YouTube वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में आप हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आपको एक WhatsApp नंबर प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गैसों का अणुगति सिद्धांत, जिसे हम गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। उससे ठीक पहले हम देख लेते हैं कि गैस होती क्या है, गैस किसे कहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने छोटी क्लासों में पदार्थ का वर्गीकरण किया है। पदार्थ को हमने विभिन्न भागों में बांटा है। जो पदार्थ होता है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला जो भाग होता है वो होता है ठोस, दूसरा जो भाग होता है वो है द्रव, और तीसरा और जो अंतिम जो भाग होता है वो है गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये हमने छोटी क्लासों में पदार्थ का वर्गीकरण किया है, उनकी अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हम गैसों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? गैसों का अध्ययन करने वाले हैं। और गैसों की हमने छोटी क्लासों में भी डेफिनेशन दी है। यहां पर भी समझ लीजिए कि वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जिन्हें जिस पात्र में डाला जाता है उसी का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं, गैस कहलाती है। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं तथा उन्हें जिस पात्र में डाला जाता है उसी का ही आकार ग्रहण कर लेते हैं, गैस कहलाती है। हम गैसों के कुछ गुण भी यहां पर देखेंगे, एक एक करके उन गुणों को भी समझेंगे। चलिए, कि वे पदार्थ जिनका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित हो तथा उन्हें जिस पात्र में डाला जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, गैस कहलाती है। गैस कहलाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, हम यहां पर बात करते हैं गैसों के कुछ प्रॉपर्टीज की। गैसों में कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो गुण है कि गैसों में जो अंतर आणविक बल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं अंतर आणविक बल है क्या। अंतर आणविक बल, देखिए जो अंतर आणविक बल होते हैं वो अणुओं के मध्य काम करते हैं। ये जो बल होते हैं वो किनके मध्य काम करेंगे? अणुओं के मध्य काम करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है कि पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले जो बल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। क्या कहा जाता है?
अंतरा आणविक बल कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और गैसों में ये जो अंतरा आणविक बल होता है सबसे कमजोर होता है। ठोसों में ये सबसे प्रबल, द्रव में उससे कमजोर, और गैसों में सबसे कमजोर होता है, सबसे दुर्बल प्रकृति का होता है। तो देखिए पहला ही गुण, गैसों के कुछ गुण हम आपके सामने रख देते हैं। गैसों के प्रमुख गुण, उसमें पहला जो गुण है वो क्या है? गैसों में अंतराण्विक बल, गैसों में अंतराण्विक बल अत्यंत दुर्बल होता है। अंतराण्विक बल अत्यंत दुर्बल होता है, अत्यंत दुर्बल होता है, बहुत कमजोर होता है। क्लियर? दुर्बल प्रकृति का होता है। दूसरा गुण क्या है कि गैस जो जिस स्थान में मौजूद होती है उपलब्ध स्थान में एक समान रूप से प्रसारित होती है। यदि हम गैस को, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पात्र के अंदर गैस को डाल दिया और यहां पर छोड़ दिया है, यहां पर यदि यहां से हमने इसको छोड़ा है इस पात्र के अंदर, तो जो उपलब्ध स्थान है, जितना स्थान हमारे पास में मौजूद है उस स्थान में एक समान रूप से क्या हो जाएगी? प्रसारित हो जाएगी। हर भाग तक, उस पात्र के हर कोने तक ये गैस चली जाएगी। तो उपलब्ध जो स्थान है, उपलब्ध जो क्षेत्र है, उपलब्ध जो आकाश है, उसमें गैस एक समान रूप से प्रसारित होती है। क्लियर? अगला जो गुण है वो भी इसी से रिलेटेड है। गैसों में संपीड़न और प्रसारण, प्रसार और संपीड़न आसानी से होता है। दोनों ही गुण उसमें इजी तरीके से मिल जाते हैं। तो दूसरा गुण एक बार लिख देता हूं मैं कि गैसें उपलब्ध स्थान में, उपलब्ध स्थान में एक समान रूप से प्रसारित होती है, एक समान रूप से प्रसारित होती है, एक समान रूप से प्रसारित होती है। क्लियर? ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरा क्या है? गैसें आसानी से प्रसारित और संपीड़ित भी हो जाती है। ये आसानी से प्रसारित, आसानी से प्रसारित एवं संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। देखिए इसका मतलब समझना कि यदि हम गैसों के ऊपर बाह्य दाब लगाएं तो वो आराम से संपीड़ित हो जाती है, और यदि हम किसी पात्र में खुला उसको छोड़ दें तो आसानी से प्रसारित हो जाती है। तो ये आसानी से प्रसारित और संपीड़ित हो जाती, जबकि ठोसों में प्रसार और संपीड़न इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम होता है। ये आसानी से संपीड़ित और प्रसारित नहीं होते। द्रव में संपीड़न प्रसारण ठोसों की तुलना में ज्यादा आसान होता है और गैसों में सबसे आसान होता है। क्लियर? तो संपीड़न का मतलब है उसके आयतन में कमी आ रही है, प्रसार का मतलब है उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, उनके जो अणु हैं वो दूर जा रहे हैं, तो उसके हम प्रसार कहेंगे। संपीड़न का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो उसको हम संपीड़न कहेंगे। क्लियर? संपीड़न में घनत्व बढ़ता है, प्रसार में घनत्व घटता है। अब अगला जो गुण है वो हमारे पास में है, गैसें दाब डालती हैं। गैसें दाब डालती है। देखो इसका मतलब समझना कि आप गैसों को जिस पात्र में रखते हैं
वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। साथ में पात्र की दीवारों के ऊपर एक समान रूप से दाब लगाया जाता है। जिस पात्र में डाला तो इस दीवार पर भी लगेगा, इस दीवार पर भी लगेगा, इस दीवार पर भी, इस दीवार पर भी, सभी दीवारों पर एक समान रूप से दाब काम करता है, कार्यरत होता है। तो गैसें पात्र की दीवारों पर दाब डालती है, अपने चारों ओर मौजूद सभी हिस्सों पर दाब डालती है। क्लियर? तो ये थी गैस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कौन सी बातें हैं। अंतराण्विक बल सबसे कमजोर होता है, ये प्रसार का गुण रखती है, जो स्थान इनको मिलता है उसमें ये प्रसारित हो जाती है। इसके साथ में ये प्रसारित और संपीड़ित इजी तरीके से हो जाती है और अंत में गैसें दाब डालती है। क्लियर? अब यहां पर हम बात करेंगे कि किसी आदर्श गैस के लिए अणुगति सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हम यहां पर देखेंगे, अभिधारणाएं यहां पर हम देखेंगे और उन्हीं अभिधारणाओं का उपयोग करते हुए इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, अब हम देख लेते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। देखिए गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो आदर्श गैस के व्यवहार को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिधारणाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं। तो आदर्श गैस के व्यवहार को समझने के लिए आदर्श गैस के व्यवहार को समझने के लिए दी गई अभिधारणाएं, जो धारणाएं हैं, अभिधारणाएं हैं, वो अब यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए एक एक करके मैं आपको इनको समझा देता हूं, बोर्ड पर भी एक एक करके हम पुट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस है वो अणुओं से मिलकर बनी होती है और जो अणु होते हैं वो अति सूक्ष्म कण ही होते हैं। हम ये जानते हैं कि सभी जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो गैस होती है वो अति सूक्ष्म अल्प कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अणु कहते हैं और सभी अणुओं का आकार समान होता है लेकिन अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के अणु भिन्न होंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस के सभी अणु एक समान होंगे। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। यह है पहला स्टेटमेंट, पहली परिकल्पना। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो गैस होती है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। देखिए अति सूक्ष्म कण हैं वो भी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और उन अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उनको हम कह रहे हैं अणु। तो अणु इट मीन्स अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं और इन्हीं से मिलकर ही गैस का निर्माण होता है। तो अणुओं, तो गैस का मतलब हो गया कि बहुत सारे उसमें अणु मौजूद होते हैं और यदि आप एक कोई गैस ले रहे हैं जैसे हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो उसके सभी अणु समान होते हैं लेकिन दूसरी गैस से भिन्न होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के अणुओं की बात करें तो उनके अणु भिन्न होंगे लेकिन यदि नाइट्रोजन गैस के सभी अणुओं की बात करें तो वो एक समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? तो पहला पोस्टुलेट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गैस अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कि प्रत्येक गैस अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं।
एक गैस के सभी अणु समान होते हैं लेकिन दूसरी गैस से भिन्न होते हैं। एक गैस के सभी अणु, एक गैस के सभी अणु समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दूसरी गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं, अणुओं से भिन्न होंगे। यह मैंने पहला स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यदि हम गैस के अणुओं की बात करें तो वो गोल होंगे, दृढ़ होंगे और अति सूक्ष्म उनका आकार होता है। तो गैस के अणु अति सूक्ष्म होंगे, दृढ़ होंगे, गोल होते हैं, देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ होंगे। तो गैस के किसी गैस के अणु कैसे होंगे? गोलाकार, बहुत छोटा सा भाग होता है, अति सूक्ष्म भाग होता है जिसको हम गोला लेकर चल सकते हैं। गोलाकार होते हैं, दृढ़ होते हैं, दृढ़ होंगे और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ होंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। इन पर बाह्य बल लगा भी दिया तो अपनी पूर्वावस्था में जल्दी ही लौट आएंगे। देखिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखिए इनका जो आकार की बात करें, इनके आयतन की हम बात करें, यदि गैस किसी पात्र में भरी हुई है तो उस पात्र में गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो पात्र के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब ज्यादातर जो स्थान होता है वो रिक्त स्थान ही होता है। तो गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, बहुत कम होता है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है, ये हमारे पास में क्या है? कोई पात्र, और इस पात्र का जो आयतन है वो आपके सामने है। अब इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स भरे होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है। तो इस पात्र के आयतन से जैसे हम बात करेंगे कि भाई गैस का आयतन, तो गैस का आयतन एक्चुअल में पात्र के आयतन के बराबर ही लिया जाता है, बट इनके अणुओं का जो आयतन होता है वो इसके पात्र के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, अति सूक्ष्म होता है, नगण्य होता है। क्लियर? तो देखिए जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है? गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन, अणुओं का आयतन, गैस के आयतन, गैस के आयतन का मतलब हो गया पात्र का ही, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। अब देखिए बहुत कम होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं 0.014% ही होगा, बहुत छोटा होता है। यदि हम इनके द्रव्यमानों की तुलना में भी बात करें, आयतन की बात करें, तो गैस का आयतन काफी ज्यादा, उनके अणुओं का आयतन बहुत कम होता है। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। इनका जो आकार होता है, जो अंतराण्विक दूरी होती है उनकी तुलना में नगण्य होता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि यहां पर अंतराण्विक दूरी का मतलब हो गया अणुओं के मध्य की दूरी, तो ये अणु तो इस तरीके से मौजूद होते हैं ऐसे, और इनका जो आकार होता है वो इस डिस्टेंस की तुलना में क्या होता है? काफी कम होता है। तो गैस के अणुओं का आकार अंतराण्विक दूरी की तुलना में नगण्य होता है, बहुत कम होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? गैस के अणुओं का आकार, गैस के
अणुओं का आकार अंतराण्विक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। देखिए अंतराण्विक दूरी होती है 10 की घात, जैसे एक अणु है और दूसरा अणु है 10 की घात -9 मीटर की कोटि की होती है। 10 की घात -8, 10 की घात -9 मीटर की कोटि की दो अणुओं के बीच की डिस्टेंस होती है। बट इनका जो आकार होता है वो और भी कम होता है, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -11 मीटर की कोटि का होता है। तो अणुओं का जो आकार होता है वो अंतराण्विक दूरी की तुलना में काफी छोटा होता है, नगण्य होता है। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में 4 प्रॉपर्टी आ चुकी है। 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देख लीजिए। गैस के जो अणु होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में और सभी संभव वेगों से गति करते हैं। देखो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पात्र के अंदर जितनी संभव दिशाएं हैं उन सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, और संभव जितने भी संभव वेग हैं उन एक समान वेग से गति नहीं करते, भिन्न भिन्न वेगों से गति करेंगे और सभी दिशाओं में गति करेंगे। ये जब गति करते हैं तो दीवारों से टक्कर करेंगे, अणुओं के मध्य आपस में टक्कर होती है, तो वो जो टक्कर होती है वो भी पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इन अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वो नगण्य होता है और आदर्श गैस के अंदर बिल्कुल नहीं लेकर चलते हैं। इनके अंदर जो दाब होता है, दाब तो हमने गैसों के अंदर पढ़ ही लिया था कि पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इनके ऊपर काम नहीं करता, इनकी डेंसिटी काफी कम होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हम आगे पुट करने वाले हैं। अब देखो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। तो देखिए गैस के अणु, 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से गति करते हैं। सभी संभव वेगों से गति करते हैं, वेगों से गति करते हैं। क्लियर। अब देखिए अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है कि गैस के पार्टिकल जब गति करते हैं तो वो दीवारों से टक्कर करते हैं, अन्य अणुओं से टक्कर करते हैं, तो उनकी जो टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। हमने टक्कर भी 7वें चैप्टर में पढ़ ली है, उसमें हमने देखा था कि जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, साथ में संवेग और गतिज ऊर्जा भी उनमें संरक्षित रहेगी। क्लियर। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, गैस के अणु आपस में वह पात्र की दीवारों से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। अगली जो प्रॉपर्टी है देखिए क्या है, इसके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि कोई अंतराण्विक बल काम नहीं करता, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यहां पर कार्यरत नहीं होता। हालांकि वास्तविक रूप में थोड़ी भिन्नता है, यह आदर्श गैस की स्थितियां हैं। तो गैस के अणुओं के मध्य
गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कोई अन्योन्य क्रिया उनके मध्य नहीं होती, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि इनके मध्य जो इनके गैस के अणुओं के ऊपर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसको भी हम नगण्य मानकर चलते हैं। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल शून्य होता है, इनके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता, ये हम कंसीडर करके चलते हैं। तो गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, नगण्य होता है। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य होता है क्योंकि इन गैस के पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। द्रव्यमान काफी कम होने के कारण से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी बहुत कम, नगण्य होता है। क्लियर। अगली जो प्रॉपर्टी है, क्या आपको यहां पर हम एक आधी प्रॉपर्टी और भी यहां पर पुट करवा देंगे, थोड़ी सी जगह है, हम अभी भी देख लेते हैं। देखिए, पात्र में सभी बिंदुओं पर गैस का घनत्व समान होता है। गैस का घनत्व हम क्या लेकर चलेंगे? यदि आप कोई पात्र लेकर चल रहे हैं तो ऐसा है कि गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, अट्रैक्शन और रिपल्सन काम नहीं करता, तो प्रत्येक भाग में हर जगह घनत्व सेम होता है। आप कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए, घनत्व एक समान रहेगा। कि किसी पात्र में गैस का घनत्व क्या रहता है? समान रहता है, यूनिफॉर्म बना रहता है। तो देखिए क्या है, 9वीं जो प्रॉपर्टी है, किसी पात्र में गैस का घनत्व समान रहता है। विद्यार्थियों, एक आधी प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं। हमने बहुत 9 प्रॉपर्टी देख ली है। अब अंतिम जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए क्या है कि जब गैस पात्र की दीवारों से टक्कर करती है तो उसके संवेग में परिवर्तन आ जाता है, और उसके संवेग में जो परिवर्तन आएगा उतना ही संवेग में परिवर्तन उनकी पात्र की दीवारों में भी आ जाएगा। तो देखिए यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी पात्र में गैस भरी हुई है, ये यहां से जब टक्कर करती है तो यहां से टक्कर होगी, ये इधर आ गई है, तो इस दीवार के संवेग में भी परिवर्तन आएगा। तो गैस के कणों के मध्य जब संवेग में परिवर्तन आता है तो पात्र की दीवारों में भी उतना ही विपरीत दिशा में संवेग में परिवर्तन आता है। संवेग में कुल परिवर्तन 0 होता है। संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग संवेग नियत रहता है। कुल आ गई बात समझ में? तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ गैसों के अणुगति सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स, अभिधारणाएं, परिकल्पनाएं। यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने गैसों का अणुगति सिद्धांत अच्छे से समझा, जाना, पढ़ा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो गैसों के नियमों पर आधारित होगा। उसमें हम विभिन्न जो नियम हैं उनका हम एक साथ में अध्ययन करेंगे, एक ही वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? उसमें हम देखेंगे कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसैक का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का विसरण नियम, ये सब कुछ नियम एक साथ में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर, इन पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल BCS बेसिक फिजिक्स से भी आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप ऐसा सर्च करके
टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।